Hello guys, welcome on my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for daily biology new updates. Students, this is the third part of our 8th class science chapter first crop products, and let's start our first chapter. Students, if this video is helpful for you, then don't forget to like the video, share more and more with your friends, and yes, comment more and more. Let's start our third part, basic agriculture practices. इसमें एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट। अब देखिए, जैसे ये बीज वगैरह उग जाते हैं उसके बाद हम उसमें खाद वगैरह डालते हैं, तो ये भी एक नेक्स्ट बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए, फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट, कोई भी जो क्रॉप प्लांट है उसकी हेल्थी स्वस्थ उसकी ग्रोथ हुए, उसके लिए डिफरेंट न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आर एडेड टू द सोइल। कोई भी जो सोइल होगी उसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व उसमें डाले जाएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। द न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होंगे इनको क्या बोलेंगे, या तो मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइजर्स, एंड देयर मिक्सिंग विद द सोइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और जैसे ही खाद वगैरह डाल दी, ठीक है, और उसके बाद जैसे उनको सोइल के साथ में मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, और वो क्या बोलेंगे, क्या हो गई, हमने उसकी मैन्योरिंग कर दी। अब देखिए, मैन्योरिंग कब कब की जाती है कि मैन्योरिंग इज डन फर्स्ट बिफोर शोइंग द सीड। जो भी सीड उगाने से पहले खाद बोते हैं ना, तो एक तो उससे पहले और उसके बाद में जैसे ही प्लांट ग्रो कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा, उस टाइम फ्रीक्वेंट यानी कि थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या डाल दी जाती है, उसमें खाद हम डालते रहते हैं। अब देखिए, जो भी हम खाद डाल रहे हैं इसके फायदे क्या होंगे। प्लांट अब जो देर मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल, जो भी सोइल होगी उसमें से जो भी प्लांट होगा वो पोषक तत्व को अब्जॉर्ब करता है, सोखता है। रिपीटेड रेजिंग ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड, कि एक ही फील्ड में अगर हम बार बार क्रॉप को उगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, मेक द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जो भी सोइल होगी उसके पोषक तत्व में वो पुअर हो जाएगी, यानी कि उसकी कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा, अगर कमी हो जाएगी तो दिस रिड्यूस सोइल फर्टिलिटी। जो भी सोइल की जो उत्पादकता जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड द क्रॉप यील्ड बिकम पुअरर, और जो भी क्रॉप की जो भी यील्ड होगी वो भी क्या होगी, पुअरर होगी। इसलिए टाइम टू टाइम हमें क्या करना चाहिए, उसमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर उसमें डालने चाहिए। मैन्योर क्या हो गई, खाद, और फर्टिलाइजर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उर्वरक। देखिए, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में अब डिफरेंस देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये आपके 9th 10th में भी चलेगा आगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बता दिया, मैन्योर्स are organic fertilizers obtained from the decomposition of animal waste and plant residue, कि वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि एनिमल का जो भी वेस्ट हो गया, जैसे गोबर वगैरह होगा, उनका डिकम्पोजिशन जैसे वो सड़ जाएगा उससे ऑब्टेंड होंगे, या फिर जो भी प्लांट के जो रेजिड्यू होंगे, जैसे प्लांट हो गई उसके लीव्स हो गई, कोई भी प्लांट टूट गया तो उससे क्या होगा, उसमें मैन्योरिंग ऑर्गेनिक में जैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब वो क्या बोलते हैं, क्या है वो, मैन्योर। द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी सूक्ष्म जीव हो गए, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह हो गए, ये जैसे जो भी एनिमल के वेस्ट या फिर प्लांट के जो भी रेजिड्यू जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको डिकम्पोज गला सड़ा देंगे, तब क्या बोलते हैं, क्या है वो, मैन्योर। सिंस लॉन्ग फार्मर आर अप्लाइंग काउ डंग एज ए मैन्योर टू रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी, की बहुत लंबे टाइम से जो भी फार्मर हैं वो जो भी अपने सॉइल फर्टिलिटी को रिप्लेनिश वापिस से रिगेन करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, काउ डंग डालते हैं एज ए मैन्योर। अब देखिए, जो भी मैन्योर है, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड से अगर आप रिलेट करते हो तो आपको पता भी होगा कि जो भी खाद होती है, घर पे जो खाद बनाते हैं वो कौन कौन सी होती है, कैसे कैसी होती है। तो देखिए, इसके बारे में रीड करते हैं कि कॉमनली यूज्ड मैन्योर, जो भी खाद होंगी वो कौन कौन सी होंगी। फार्म यार्ड मैन्योर, एफ वाई नाम से डिनोट हो रहा है, फार्म यानी कि खेत में, यार्ड एक कोने में, और मैन्योर खाद बनाई जा रही है। देखिए, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, साथ साथ में इमेजिन करिएगा, आपको पता है ये कैसे बन रही है। देखिए, विच इज प्रिपेयर फ्रॉम कैटल डंग एंड यूराइन, क्या बता दिया कि जो भी फार्म यार्ड होगी क्या होगी, जो भी कैटल, जो भी पशु जो भी होंगे, इनका जो भी डंग गोबर वगैरह हो गया, या फिर जो भी उनका यूराइन वगैरह होगा उससे प्रिपेयर होगी, या फिर स्ट्रो या फिर जो भी लीव्स वगैरह होंगी उससे ये प्रिपेयर होंगी।
फार्मर प्रिपेयर मैन्योर, अब कैसे प्रिपेयर होगी ये जो भी खाद होगी, बाय डंपिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन सम कॉर्नर ऑफ देयर फील्ड। कोई भी इस टाइप से एक फील्ड है उसका कोई भी जो कॉर्नर में जो भी एनिमल का वेस्ट होगा या फिर जो भी प्लांट का वेस्ट होगा उसको क्या कर देगा, ये डंप कर देगा, उसको ये दबा देगा। दे आर अलाउड टू बी डिकम्पोज्ड बाय सॉइल बैक्टीरिया और फंजाई, और जो भी सॉइल बैक्टीरिया और जो भी फंजाई से वो फिर डिकम्पोज हो जाएंगे और उससे कौन सी खाद बन जाएगी, फिर वो फार्म यार्ड मैन्योर। नेक्स्ट इज द ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। आपको भी पता है विच इज फॉर्म्ड बाय प्लाविंग ग्रीन प्लांट, जो भी ग्रीन प्लांट होंगे उनकी प्लाविंग कर देंगे, सीधे उनको काट देंगे, जैसे ककड़ी वगैरह आजकल जो खेतों में उगा रखी है वो क्या हो जाएगी, उससे ग्रीन मैन्योर बनाते हैं। एंड ब्यूरोइंग देम अंडर द सॉइल, डायरेक्ट उनकी प्लाविंग करके जो भी सॉइल के अंदर उनको दबा देंगे, तो कौन सी मैन्योर बन जाएगी, ग्रीन मैन्योर। नेक्स्ट इज द कंपोज्ड मैन्योर, इसमें क्या होगा, विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल रिफ्यूज, जैसे सब्जी वगैरह काटने के बाद जो भी बचता है उसका डिकम्पोजिशन करेंगे, या फिर फार्म का जो भी लीटर होगा या फिर जो भी किचन का वेस्ट होगा, जो भी शुगर केन, जो भी गन्ना वगैरह जूस निकालने के बाद जो भी ट्रेस उसका बचता है, जो भी वीड्स खरपतवार वगैरह हो गए, सीवेज हो गए, स्लज हो गए, जो भी एनिमल वेस्ट वगैरह हो गए, जैसे सॉइल बैक्टीरिया के हेल्प से इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तब कौन सी बनेगी, वो कंपोस्ट मैन्योर, जो भी बाकी का बच गया। अब देखिए नेक्स्ट इज वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग इज कंपोस्टिंग द वेस्ट यूजिंग रेड अर्थवॉर्म, जो भी लाल जो केचुए होते हैं, जैसे ही वेस्ट को उससे गला सड़ा दिया जाता है तब कौन सी बन जाएगी, वो वर्मी कंपोस्टिंग, ये प्रोसेस हो जाएगी। अब देखिए जो भी मैन्योर हम डाल तो रहे किसी भी जो फील्ड है उसमें खाद डाल रहे हैं, अब उसकी कौन कौन से एडवांटेज होंगे, वो कैसे कैसे हेल्प करेगा, कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है, जैसे अगर उसमें हम खाद नहीं डालते हैं तो बहुत येलो शो होता है, लेकिन जैसे हम उसमें खाद डाल देते हैं वो बहुत ही अच्छा ग्रीनिश उसका लुक आता है और बहुत ही हेल्थी प्लांट होता है। लेट्स रीड अबाउट एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, कि आप खाद डाल रहे हो वो डाल क्यों रहे हो ये तो पता होना चाहिए। तो देखिए मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोयल विच इम्प्रूव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सोयल, जो भी मैन्योर होगा ये सोयल को ह्यूमस प्रोवाइड करेगा, जो कि सोयल की जो भी फिजिकल और जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज को ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। इट रिस्टोर सोयल टेक्सचर, जो भी सोयल का जो टेक्सचर होगा इसको ये रिस्टोर करेगा। इसके अलावा जो भी वाटर होल्डिंग, जो भी पानी को जो भी सोखने की कैपेसिटी होगी उसको ये अच्छे से इम्प्रूव करेगा। इसके लिए जो भी सोयल होगी उसको पोरस बनाएगा, एरी बनाएगा। इट रिप्लेनिशेस सोयल विद ऑल न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको ये कंप्लीट फिल कर देगा। सो ये अपना है अबाउट मैन्योर। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। देखिए फर्टिलाइजर्स जो भी उर्वरक वगैरह डालते हैं ये क्या होंगे, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड, ये कैसे होंगे, केमिकल कंपाउंड होंगे दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री वगैरह होंगे उसमें इनको बनाया जाता है। इस फर्टिलाइजर सप्लाई वन और मोर स्पेसिफिक एलिमेंट, हर एक जो भी फर्टिलाइजर होगा या तो एक या फिर एक स्पेसिफिक एलिमेंट होगा उसको ये सप्लाई करेगा। जैसे यूरिया सप्लाई नाइट्रोजन, जो भी यूरिया डालते हैं खेतों में ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को सप्लाई करता है, और जो भी एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम के सप्लाईज एंड फॉस्फोरस, ये क्या क्या सप्लाई करेगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो भी केमिकल फर्टिलाइजर होंगे न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होंगे, यानी कि कोई भी जो प्लांट है अगर उसमें फॉस्फोरस की कमी हो रही है तब एनपीके डाल सकते हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस ज़्यादा है, इस टाइप से। अब देखिए जो भी केमिकल फर्टिलाइजर के टाइप कौन कौन से होंगे, 3 मेन टाइप बता दिए। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यानी कि जो कि प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करेंगे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो कि प्लांट को फॉस्फेट सप्लाई करेंगे, पोटेशियम फर्टिलाइजर जो कि जो भी क्रॉप वगैरह या फिर जो भी प्लांट्स होंगे उसको ये पोटेशियम सप्लाई करेंगे। अब देखिए अगर फर्टिलाइजर हम ऐड कर रहे हैं तब उसके कौन से एडवांटेज होंगे, कौन से उनसे लाभ होंगे और कौन कौन से उनके दुष्प्रभाव होंगे, इनके बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में रीड करेंगे। क्या बता दिया कि फर्टिलाइजर प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द क्रॉप, कोई भी जो क्रॉप है उसको किसी भी जो स्पेसिफिक पोषक की जरूरत है ये फर्टिलाइजर उसको प्रोवाइड करते हैं। जो भी फर्टिलाइजर होते हैं आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, कंसंट्रेटेड क्या होता है बहुत ही कम, ठीक है, वो सोर्स होते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स के। बीइंग सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इजीली घुल जाते हैं। दे आर इजीली अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, जो भी प्लांट होगा उसको वो इजीली सोख लेगा। एंड आर यूटिलाइज्ड इमीडिएटली, और तब भी इमीडिएटली क्या होता है, तब भी उसको
यूटिलाइज कर लेगा। दे आर इजी टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इनको हैंडल करना बहुत ही आसान होता है, इनको स्टोर करके रखना बहुत आसान होता है, इनको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी बहुत आसान होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे कि फर्टिलाइजर्स आर सोर्स ऑफ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, फर्टिलाइजर से क्या होगा, जो भी सॉइल का पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, या फिर वाटर का प्रदूषण होगा। दे मेक सोयल मोर एसिडिक और अल्कलाइन, क्या होगा, एंड सो लेस फर्टाइल, या तो सोयल में ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे या फिर अल्कलाइन बना देंगे जिससे वो फर्टाइल नहीं रहेगी। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन डैमेज द क्रॉप प्लांट, जो भी क्रॉप प्लांट में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, अगर बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करें तब क्या होगा, क्रॉप प्लांट को भी वो डैमेज कर देगा। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अभी अभी किया है, आप इसको रीड कर लीजिए, सेम वही है। जो नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है इरिगेशन, कि हमने उसमें बीज भी उगा लिए, शोविंग भी कर दी, उसके बाद में उसमें खाद वगैरह भी डाल दी। सो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या करते हैं, सिंचाई करना, टू सप्लाई वाटर, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप प्लांट इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, कि कोई भी जो एक क्रॉप प्लांट में जो भी पानी देने की जो भी प्रक्रिया होती है किसी भी खेत में अलग अलग थोड़े थोड़े टाइम बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन, सिंचाई करना। एक प्रॉपरली जो भी इरिगेटेड लैंड होती है प्रोड्यूस ए मच हायर यील्ड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैदावार प्रोड्यूस करती है देन ए नॉन इरिगेटेड लैंड की। एक तो वो लैंड है जिस पे हमने इरिगेशन पानी दिया है तो वहाँ पर एज यूजुअली यू नो यील्ड क्या होगी, हायर होगी एज कम्पेयर टू नॉन इरिगेटेड, जिस पर हमने पानी नहीं दिया उसके कंपेरिजन में। अब देखिए, वाइल इन आवर कंट्री, की हमारी जो भी कंट्री है, ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स स्टिल डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर इरिगेशन, कि आज भी बहुत सारे संख्या के जो भी फार्मर होते हैं ये सिंचाई करने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, रेन वाटर, वर्षा पर डिपेंड होते हैं। बट रेन डज नॉट प्रोवाइड सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम, लेकिन जो भी रेन होती है ये राइट टाइम पर जो भी जितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोवाइड नहीं करता, क्या पता रेन हुए ना हुए। अब देखिए, जो भी पर्पज ऑफ इरिगेशन, कोई भी जो क्रॉप वगैरह है हम पानी देते हैं उसमें सिंचाई करते हैं तो उसके कौन कौन से पर्पज हैं, हम क्यों डालते हैं पानी उसमें। देखिए, फर्स्ट, इरिगेशन प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट फॉर देयर वेरियस एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए, कि जो भी फूड का ट्रांसपोर्ट हुए, वाटर का ट्रांसपोर्ट हुए, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हुए, ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण वगैरह, इसके लिए प्लांट को ये वाटर प्रोवाइड करेगा। जो भी सीड होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट सोइल, व्हाट डू मीन बाय मॉइस्ट सोइल, जो भी नमी होगी जिस सोइल में उसी में सीड उगते, इसलिए पानी की रिक्वायरमेंट है। जो भी पानी होता है ये जो भी सोइल में से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। व्हाट इज एसेंशियल फॉर द इलोंगेशन ऑफ रूट, इलोंगेशन क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ, कोई भी जो पार्ट है अगर वो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तब हम क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। सो उसमें हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जो भी प्लांट होगा उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। वाटर प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम फ्रोस्ट एज वेल एज ड्राई एंड हॉट एयर करंट, जो भी पानी होगा ये क्रॉप को फ्रोस्ट, जो भी पाला वगैरह होगा उससे ये प्रोटेक्ट करेगा, एज वेल एज जो भी सूखना, जैसे ज़्यादा लू वगैरह चलती है उस टाइम उसको ये जो भी क्रॉप होगी उसको ये प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब हम रीड करेंगे मेथड ऑफ इरिगेशन की, जो भी सिंचाई करते हैं वो कौन कौन से मेथड से करते हैं। व्हाट इज सप्लाई टू द फील्ड बाय डिफरेंट मेथड, की जो भी पानी होता है ये फील्ड को अलग अलग मेथड से सप्लाई होता है। दिस मेथड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये मेथड किस पर डिपेंड होंगे, कि जो भी पानी है वो कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड होंगे, या फिर जो भी क्रॉप है वो कैसी है उस पर डिपेंड होंगे, या फिर जो भी रीजन है वहाँ का कैसा एरिया है उस पर ये अलग अलग मेथड डिपेंड होते हैं। दिस कैन बी डिवाइड इंटू टू कैटेगरीज, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो भी परंपरागत, जो भी पुराने जमाने से जो भी चला आ रहा है मेथड वो, और दूसरा हो जाएगा मॉडर्न, जो भी नवीनतम एट प्रेजेंट जो भी मेथड हो रहे हैं वो कौन से हो जाएंगे, मॉडर्न मेथड। सो देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ इरिगेशन ट्रेडिशनल में क्या हो जाएगा, मोटर, डकेली, चेन पंप, स्विंगिंग बास्केट वगैरह से आप जो भी घर में जो भी दादा दादी हैं उनसे इनके बारे में डीपली पूछ सकते हो। और मॉडर्न मेथड तो एट प्रेजेंट आप देख ही रहे हो, पता है, ये फरो इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन। अब इनके बारे में हम एक एक जो भी मेथड है इसके बारे में हम रीड करते हैं। मोस्टली 5 मार्क्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देखिए,
ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की जो भी परंपरागत तरीके से जो भी इरिगेशन सिंचाई करने के जो भी हमारे तरीके हैं कौन कौन से हो गए। वाटर फ्रॉम द वेल्स, जो भी कुआं, वेल्स क्या हो गया, कुआं, या तो कुएं से पानी, या फिर लेक्स जो भी झील वगैरह हो गई, या फिर जो भी रिवर्स या फिर नदी से इज लिफ्टेड अप उठाए जाते हैं डिलीवर टू द इरिगेशन कैनाल। और जो भी इरिगेशन जिसमें हमने पानी डालना है वो जो भी नहर वगैरह होती है उसमें इनको डिलीवर डाल दिया जाता है, वहां से छोड़ दिया जाता है और इस पंप इनटू द फील्ड, या फिर उसको जो भी फील्ड जो खेत होगा उसमें उसको पंप कर दिया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें मॉडर्न मेथड के बारे में पता है लेकिन हमें परंपरागत पुराने मेथड कैसे हैं वो नहीं पता। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि जो भी वेल्स, लेक्स या रिवर से पानी लिया डायरेक्ट उसको जो भी नहरें वगैरह होती है उसमें डाल दिया जाएगा, बाद में अलग अलग मेथड से जो भी फील्ड होगा उसमें पंप कर दिया जाएगा, या तो पुली सिस्टम होगा या फिर जो भी मोट, राहर, ढकेली या फिर चैन पंप या स्विंग बास्केट वगैरह से। वाटर इज लिफ्टेड अप बाई यूजिंग बुलॉक्स, जो भी वाटर को कैसे निकालेंगे, जो भी बुल वगैरह होंगे उनकी हेल्प से। पंप्स ऑपरेटेड बाय डीजल, या फिर जो भी पंप होंगे या तो डीजल से चलेंगे या फिर बायोगैस से या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी से। इसलिए जो भी ट्रेडिशनल मेथड फॉर्म लिफ्ट इरिगेशन, इसलिए जो भी ट्रेडिशनल मेथड होते हैं कौन से होते हैं, लिफ्ट इरिगेशन। जो भी मोट, राहर, ढकेली, चैन पंप अपने घर में जो भी बुजुर्ग, जो भी दादा दादी हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें फर्स्ट आ जाएगा फरो इरिगेशन। फरो यानी कि इस टाइप से लाइन बना के इरिगेशन करते। क्या बता दिए, इस मेथड में वाटर रन इन द फील्ड थ्रू चैनल और फरोज मेड बिटवीन टू रोज ऑफ क्रॉप प्लांट। कोई भी जो क्रॉप प्लांट की इस टाइप से एक लाइन इधर होगी एक लाइन इधर होगी, उसके बीच में जो भी चैनल या फरो बना रखे होंगे उसमें से पानी छोड़ दिया जाएगा। बेसिन इरिगेशन में क्या होगा, द एंटायर फील्ड इज फील्ड विद वाटर, पूरा का पूरा जो भी खेत होगा उसको पानी से भर देंगे। एंड मेड ओवरफ्लो, उसको ज्यादा से ज्यादा जो भी पैडी क्रॉप वगैरह होंगे उसमें तो हमेशा ही वहां पर क्या बाढ़ जैसे हालात होते, ज्यादा से ज्यादा पानी डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती। नेक्स्ट जो भी स्प्रिंकलर इरिगेशन है, होप्स आप सभी को पता है स्प्रिंकलर जो भी नोजल वगैरह का जो भी सिस्टम होता है। क्या बता दिए, इन दिस सिस्टम परपेंडिकुलर पाइप्स आर लेड इन द फील्ड एट रेगुलर इंटरवल, कि जो भी फील्ड है उसमें थोड़ी थोड़ी रेगुलर इंटरवल्स में क्या डाल दिए जाते हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स डाल दिए जाते हैं। ये जो भी पाइप होंगे जो भी मेन पाइपलाइन से एक सिरे पर जोड़ दिए जाते हैं और क्या होगा उनका जो भी टॉप एंड होगा वहां पर रोटेटिंग घूमती हुई नोजल्स होती हैं। वाटर इज पंप्ड इन द मेन पाइप अंडर प्रेशर, जो भी मेन पाइप होगा उसमें पानी छोड़ दिया जाएगा। इट इज केप्ट थ्रू द रोटेटिंग नोजल, ये रोटेटिंग नोजल के थ्रू बाहर जाएगा। और जो भी क्रॉप प्लांट होगी उसमें क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंक हो जाएगा पूरा का पूरा। जो भी स्प्रिंकलर्स होंगे इज रिकमेंडेड फॉर सैंडी सॉइल, जो भी सैंडी सॉइल होगी जो हमारे यहाँ पर जो भी मिट्टी है कैसी है सैंडी सॉइल, उसके लिए रिकमेंड किया गया है। एंड ऑन अनइवन लैंड वेयर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट पॉसिबल, या फिर ऐसे एरिया जहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऊपर नीचे इस टाइप की लैंड है वहां पर भी सबसे बेस्ट जो भी इरिगेशन होती है वो किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकल। जो नेक्स्ट आ जाएगा इसमें ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप क्या होगा, बूंद जो भी सिंचाई होगी। दिस मेथड प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट, ये मेथड क्या होगा जो भी प्लांट होगा उसको वाटर प्रोवाइड करेगा लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद पानी डालेगा इसमें। जस्ट एट देयर बेस, सिर्फ जो भी उसका बेस होगा इस टाइप से कोई भी जो प्लांट है उसकी जो भी रूट होंगी यहाँ पर क्या होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाल दिया जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा जो भी पानी का इसमें वेस्टेज नहीं होगी और जो भी प्लांट होगा उसको रेगुलर वाटर सप्लाई मिलती रहेगी। जो भी ड्रिप सिस्टम इज ए बोन टू प्लांट इन द रीजन, कि ड्रिप सिस्टम एक बोन है उन रीजन्स में जहाँ पर जो भी वाटर है वो बहुत ही कम है, इसलिए इट इज यूज टू वाटर द गार्डन्स एंड फ्रूट ट्री, जो भी गार्डन्स वगैरह में पानी देने के लिए या फिर फ्रूट ट्रीज में डालने के लिए ड्रिप इरिगेशन बेस्ट है। देखिए फरो इरिगेशन, कोई भी दो क्रॉप होंगे उनके बीच में इस टाइप से पानी छोड़ दिया जाएगा। बेसिन इरिगेशन, पूरा का पूरा खेत जो भी फील्ड होगा उसको ओवरफ्लो कर दिया जाएगा। स्प्रिंकल इरिगेशन इस टाइप से और ड्रिप इरिगेशन इस टाइप से। नेक्स्ट हम इसमें रीड करेंगे जो भी मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है इस टाइप से, जो भी हमारे चारों मेथड है इसके जो भी ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से जो भी मेथड चले आ रहे थे उन पर क्या बेनिफिट हैं।
क्या होंगे, जो भी मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन होंगे ये पानी की वेस्टेज को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, इसलिए जो भी पानी के संरक्षण करने में हेल्प करते हैं। दिस मेथड प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, या फिर जो भी इवेपोरेशन होने से पानी के लॉस को ये बचाते हैं। दिस मेथड इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ये जो भी मेथड होते हैं, जो भी फील्ड का जो अलग अलग जो पार्ट होता है उसमें सामान्य रूप से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये इंश्योर करते हैं। स्पेशली हैविंग अनइवन लैंड, जहाँ पर उबड़ खाबड़ जहाँ पर भी लैंड होती है वहाँ पर स्पेशली जो भी मॉडर्न मेथड वर्क करते हैं। इसमें आगे देखिए वाटर लॉगिंग क्या बता दिया, पानी का इकट्ठा होना। मोस्टली देखा होगा कि जो राइस वगैरह के जो भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाता है, हमेशा पानी खड़ा ही रहता है। तो देखिए क्रॉप नीड्स ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, कोई भी जो फसल होती है उसको एक उचित क्वांटिटी चाहिए पानी की। व्हेन टू मच वाटर इज गिवन टू द क्रॉप, कोई भी जो क्रॉप होगी अगर उसको ज़्यादा पानी डाल दिया जाएगा, इट स्टैंड इन द फील्ड, ये क्या होगा, जो भी फील्ड होगा उसमें खड़ा हो जाएगा, और जो भी क्रॉप होगी उसकी जो रूट होंगे उसके बाहर ये जमा हो जाएगा, एक्युमुलेट क्या होगा, जमा होना। दिस इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग, यानी कि पानी का इकट्ठा होना। फ्लड वाटर स्टैंडिंग इन द फील्ड आल्सो कॉज वाटर लॉगिंग, या कोई भी जो फील्ड होगा उसमें जो भी बाढ़ का पानी खड़ा हो जाता है उससे भी क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाता है। इट डैमेज द क्रॉप, अब कोई भी जो क्रॉप अगर उसमें पानी खड़ा हो रहा है तब इससे क्या होगा, क्रॉप को डैमेज करेगा। ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन, को ऐसे कैसे करेगा ये उसको डैमेज, देखिए कि वाटर लॉगिंग रिड्यूस्ड एयर इन द स्पेस बिटवीन सोयल पार्टिकल, जो भी सोयल के जो भी कण होंगे उनके बीच में एयर स्पेस को क्या कर देगा, रिड्यूस क्या होता है, कम कर देगा। दिस कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द रूट, और इससे क्या होगा, जो भी रूट्स को जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही थी वो कम हो जाएगी। ड्यू टू इनेबल टू ब्रेथ द रूट्स गेट डैमेज, इसलिए जो भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी, और जो भी रूट्स होंगी इससे क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इट आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन द सोइल, इसके लिए जो भी सोइल होगी उसमें साल्ट की अमाउंट को, मात्रा को ये बढ़ा देंगे। दैट रिड्यूस सोइल फर्टिलिटी, जिससे सोइल की फर्टिलिटी अगेन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर ए फील्ड शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, इसलिए कोई भी जो फील्ड है उस पर एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और जो भी सोयल है वहाँ पर भी वो वेल एरिएटेड होनी चाहिए। इसलिए कोई भी जो प्लांट में अगर आप पानी दे रहे हो तो जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उतना ही उसको पानी देना चाहिए। नेक्स्ट जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है वीडिंग, या फिर रिमूवल ऑफ वीड। वीडिंग क्या बता दे, रिमूवल ऑफ वीड्स, जो भी खरपतवार जो भी घास वगैरह होता है इसको रिमूवल करने की जो भी प्रोसेस होगी वो कौन सी हो जाएगी, वीडिंग। देखिए द अनवांटेड प्लांट, वो अनचाहे पौधे जो भी क्रॉप प्लांट के साथ में ही प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्या है वो, वीड है, खरपतवार है। द रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट हार्मिंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग, या फिर क्या बोल सकते हैं कि जो भी ये वीड्स उग गए जैसे उनका फील्ड से हम रिमूवल करेंगे, उनको हटाएंगे, जो भी क्रॉप प्लांट होगी उसको बिना नुकसान पहुंचे जैसे हम वीड को रिमूवल करते हैं वो क्या बोल देंगे, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, वीडिंग। अब देखिए जो भी वीडिंग कर रहे हैं हम, इनका रिमूवल कर रहे हैं, तो ये एसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है, क्यों, बिकॉज जो भी वीड्स होते हैं ये जो भी क्रॉप प्लांट होगी उसके साथ पोषक तत्व के लिए क्या करेंगे, compete करेंगे, या फिर वाटर के लिए, उनको भी तो वाटर की रिक्वायरमेंट है, उनको भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, उनको भी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो ये compete करेंगे, इसलिए जो भी उसकी ग्रोथ होगी उसको ये इफेक्ट करेंगे, इसलिए इनका रिमूवल जरूरी है। इसके अलावा जो भी वीड्स होंगे में प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, ये जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस करेंगे जो कि क्रॉप प्लांट की ग्रोथ के साथ में इंटरफेयर करेंगे, और इस टाइप से जो भी हार्वेस्ट का जो भी टाइम होगा उसको ये इफेक्ट करेंगे। सो जो भी हार्वेस्ट लास्ट में उसको इफेक्ट करेंगे। वीड्स में भी पॉइजनस टू ह्यूमंस, जो भी वीड्स होते हैं ये ह्यूमंस वगैरह के लिए भी जहरीले हो सकते हैं, और जो भी डोमेस्टिक जो भी घरेलू जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए भी क्या होते हैं, ये पॉइजनस हार्मफुल होते हैं। दे अट्रैक्ट पेस्ट, ये जो भी पेस्ट वगैरह होंगे, जो भी इंसेक्ट होंगे क्रॉप प्लांट के लिए उनको ये आकर्षित करते हैं, और जो भी क्रॉप प्लांट में उसको ये फैलाते हैं। सो ये है वीडिंग का। इसी में आगे देखिए कि कुछ जो वीड्स होते हैं ये क्या होते हैं, एडिबल, खाने लायक होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो उसमें से कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं। कुछ जो कॉमन एग्जांपल बता दिए, एडिबल कि चिनोपोडियम बथुआ, या फिर अमेरनेथ जो भी चौलाई वगैरह होती है, या फिर जो कोनोवुलुलस जो भी खुरी वगैरह होती है, कैसे होते हैं, एडिबल वीड्स यानी कि खाने लायक होते हैं।
एटसेट्रा। अमंग द नॉन वीडिबल वीड्स कौन कौन से हो जाएंगे, वाइल्ड ओट या फिर ग्रास एटसेट्रा हो जाएंगे। अब जो भी वीडिंग यानी कि इनके रिमूवल, कोई भी जो क्रॉप है उसके साथ में अगर अनवांटेड प्लांट ग्रो कर रहे हैं तब उनको रिमूवल करने के मेथड कौन कौन से होंगे, इनके बारे में रीड करते हैं कि अलग अलग मेथड होगी। एज यूजुअल मैनुअल मेथड और दूसरा हो जाएगा मैकेनिकल मेथड। क्या बता दिया, वीड्स आर मैनुअल मेथड में वीड्स आर रिमूव्ड बाय पुलिंग देम आउट बाय हैंड, या तो उनको हाथ से उखाड़ के फेंक देते हैं तब कौन सा मेथड हो जाएगा, मैनुअल मेथड। सेकंड वन इज द मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल वीडिंग में क्या हो जाएगा, वीड्स आर रिमूव्ड बाय इम्प्लीमेंट, जो भी औजार वगैरह होंगे इनसे वीड्स की रिमूवल हो जाएगी, वहां से उनको रिमूव कर देंगे। अब देखिए, वीडिंग फ्रॉम द सोयल बिफोर शोइंग सीड इज डन बाय यूजिंग ए बिग कॉम्ब लाइक इम्प्लीमेंट कॉल्ड हैरो और रेक। क्या बता दिया, कोई भी जो सोयल है उसमें से वीडिंग करेंगे, अगर सोन कोई भी जो सीड है अगर उसकी बिजाई करने से पहले हम कैसे करते हैं कि इस टाइप से एक हैरो, इस टाइप से, या फिर रेक होगी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये औजार होता है, उससे हम क्या कर देंगे, वहां से सारा का सारा जो भी एक्स्ट्रा घास होगा उसको निकाल देंगे। लेकिन जो भी स्टैंडिंग, जो भी खड़ी जो भी क्रॉप होगी, वीड्स आर रिमूव्ड बाय यूजिंग ए ट्रोल, या तो खुरपी या फिर ओए वगैरह से उसका अगेन वहां से रिमूव कर देंगे। सो ये है मैनुअल मेथड और मैकेनिकल मेथड्स के बारे में। नेक्स्ट है इसमें केमिकल मेथड की, जो भी केमिकल्स की हेल्प से स्प्रे वगैरह करते हैं ना, तो उसकी हेल्प से कैसे वीड्स का रिमूवल किया जाए। देखिए क्या बता दिया, वीडिंग फ्रॉम द सोयल बिफोर शोइंग द सीड इज डन बाय यूजिंग केमिकल्स, की बिजाई करने से पहले जैसे ही सोयल में से जो भी अनवांटेड प्लांट की रिमूवल की जाती है वो किसकी हेल्प से की जाती है, जो भी केमिकल्स वगैरह का यूज करके, जो भी केमिकल सब्सटेंस जो कि वीड्स को, खरपतवार को मारने के लिए यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्या है वो, खरपतवार नाशक वीडिसाइड। जो भी वीडिसाइड होंगे ये वीड्स को क्या कर देंगे, ये उनको किल कर देंगे, मार देंगे, लेकिन जो भी क्रॉप प्लांट होगी उसको ये हार्म नहीं करेंगे। जो भी कॉमन वीडिसाइड स्प्रे वगैरह करते हैं ना खेतों में, ये क्या कैसे हैं, ये वीडिसाइड होते हैं। वो जो भी कौन कौन से हो जाएंगे, 2,4-D, अम्सी-PA, ब्यूटाचोलर एंड पैराक्वेट, ये कुछ वीडिसाइड के नाम हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ वीडिंग इज बायोलॉजिकल मेथड। क्या बता दिया, बायोलॉजिकल। देखो बायो क्या होगी, स्टडी ऑफ लाइफ, जो भी लिविंग बींग्स इसमें मोस्टली होंगे, तो इसमें क्या होगा, जो भी नेचुरल एनेमी क्या होगा, थ्रू ऑफ वीड्स, कोई भी जो एक घास है उसका जो भी नेचुरल, जो भी प्राकृतिक जो थ्रू होगा, लाइक सम इंसेक्ट, कोई भी घास उग रखा है उसको कोई भी इंसेक्ट खा रहा है तो उसको हम वहां पर छोड़ देंगे, और रिलीज इन द फील्ड, उसको फील्ड में रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि उस वीड पर क्या करेगा, फीड करेगा, उसको खाएगा और उसको पूरे का पूरे को खत्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल बता दिया, कोकेनियल इंसेक्ट इज यूज टू एलिमिनेट प्रिकली पियर ओपेंसिया फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इन द तमिलनाडु। जो भी तमिलनाडु में जो भी ओपेंसिया होता है ना, उसको एलिमिनेट करने के लिए वहां पर कोकेनियल इंसेक्ट को छोड़ दिया, जो कि पूरे के पूरे इन वीड्स को खा गया और जो भी क्रॉप प्लांट थे उसको उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई करना। देखिए, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फुल्ली मेच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कोई भी जो एक मेच्योर क्रॉप होगी, जैसे उसकी कटिंग कटाई करेंगे और गैदरिंग उसको इकट्ठा कर लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोसेस है वो, हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई करना। दो हार्वेस्टेड ग्रेन आर कॉल्ड प्रोड्यूस और क्रॉप यील्ड। और जो भी हार्वेस्टेड, जो भी कटाई किए हुए जो भी अनाज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस है या फिर क्रॉप यील्ड है। अब देखिए, ये जो भी हार्वेस्टिंग होती है, अगेन ये कैसे कैसे की जाती है, मैनुअल हार्वेस्टिंग, यानी कि पुराने जमाने से जैसे हाथ से कटाई कर रहे हैं। क्या बता दिया, राइस एंड व्हीट क्रॉप, जो भी राइस या फिर जो भी व्हीट की क्रॉप आर कट क्लोज टू द ग्राउंड बाय हैंड यूजिंग ए सिकल। जो भी दराती का यूज करके जो भी उनका बिल्कुल नीचे से जो भी ग्राउंड के क्लोज उनको काट लिया जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैनुअल हार्वेस्टिंग। और इसको क्या बोलते हैं, मैनुअल हार्वेस्टिंग। द क्रॉप इज कलेक्टेड एट वन प्लेस। उसके बाद जो भी क्रॉप होगी उसको एक प्लेस पर कलेक्ट कर लिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा फील्ड में, और उसके बाद कुछ डेज तक इसको सूखने के लिए वहां पर अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, यानी कि मशीन से कटाई करना, यहाँ पर दिखा रखा मैनुअल हार्वेस्टिंग। और नेक्स्ट आ जाएगा हार्वेस्टिंग बाय विद कंबाइन मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। क्या बता दिया, जो भी लार्ज फार्म, जो भी बड़े बड़े जो भी
फार्म्स होते हैं उसमें क्या बता दिया, हार्वेस्टिंग इज डन मैकेनिकल बाय ए हार्वेस्टर और कंबाइन, जो भी कटाई होगी या तो हार्वेस्टर की हेल्प से हो जाएगी या फिर कंबाइन की हेल्प से कटाई करते हैं। वहाँ पर एक कंबाइन में क्या बता दिया, एक हार्वेस्टर हो गया और एक थ्रेसर हो गया, जो कि एक ही मशीन में साथ में कंबाइन होते हैं। ये हार्वेस्टिंग ये या फिर जो भी बेसिक जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं, ये होप सो हर एक स्टूडेंट को पता ही। Students, these are some basic agriculture practice. Thanks a lot for watching. Subscribe my channel and lots of like. Share your feedback in the comment box. See you in the next video.